हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा जो है वेक्टर्स का नाम है इस टॉपिक का। तो इससे पहले हम लोगों ने डायमेंशंस पढ़े हैं और उस डायमेंशन में हम लोग जो है फिज़िकल क्वांटिटी का बारे में पढ़े हैं। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, तो फिज़िकल क्वांटिटी को हम लोग x इज इक्वल टू एन यू टर्म से डिनोट करते थे। ठीक है, x इज इक्वल टू एन यू, where n is the numerical value and u is the unit and x is the physical quantity। तो हमने बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, स्पीड है और आपका फोर्स है, मतलब बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास इस तरह से। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो डिवीज़न जो है हमारे पास उसके 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, एक उसके डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 5 न्यूटन, तो 5 जो है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपली होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। सो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड तो हो, मतलब वैल्यू तो हो उनकी, बट उनके पास कोई डायरेक्शन ना हो, मतलब उनकी कोई डायरेक्शन ना हो कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, अप है, डाउन है, राइट है, लेफ़्ट है, तो उनकी कोई डायरेक्शन ना हो। तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं या उनको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। जैसे हमारे पास मास है, एग्जांपल में मास है, लेंथ है, टाइम है, वर्क है और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ में काउंट होती हैं। अब मान लो हमने बोला कि मास 2 kg, ठीक है, तो 2 kg बोला है। अब ये नहीं, इसके साथ ये नहीं बोला जाएगा कि हमारा 2 kg राइट में है कि 2 kg ईस्ट में है कि 2 kg वेस्ट में है। ऐसे लेंथ है, हमने बोला कि 4 मीटर, तो 4 मीटर में ऐसा कुछ नहीं है कि ये 4 मीटर अप है कि 4 मीटर डाउन है कि 4 मीटर नॉर्थ में है कि 4 मीटर साउथ में है। ठीक है, जैसे आपका टाइम है, ठीक है, टाइम नहीं बोलते हैं कि हाँ 2 सेकेंड हमारा ड्यू ईस्ट है या 2 आवर्स ड्यू वेस्ट है, वेस्ट की तरफ 2 घंटे हैं। सो वर्क है ऐसे ही, वर्क मतलब जैसे जूल का बोलते हैं ना कि हमने 10 जूल वर्क किया, 10 जूल वर्क किया इन नॉर्थ डायरेक्शन, 10 जूल वर्क किया इन वेस्ट डायरेक्शन, ऐसा हम लोग कहीं नहीं बोलते हैं, ना कहीं हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं, डायरेक्शन को यूज़ कहीं भी नहीं करते हैं या उनकी ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ में रखते हैं। ठीक है, सेकंड होता है आपके पास द फिजिकल क्वांटिटीज़, PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यही हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कैसे का यूज़ करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। जैसे हमारे पास वेलोसिटी है, फोर्स है और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, मोमेंटम है। ठीक है, जहाँ से हम लोग पता करते हैं कि वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे वेलोसिटी है, हम लोग बोलते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड जो है ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो वहाँ पे हमने डायरेक्शन को भी इंक्लूड किया हुआ है। फोर्स हमने कहा 20 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, हमने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया ईस्ट डायरेक्शन में, या हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये जो हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन है वो इन क्वांटिटीज़ के साथ में आता है। मतलब कि अगर हम इन क्वांटिटीज़ के साथ में अगर हम डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो शायद हम ये नहीं पता कर पाएंगे, थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारे पास। किसी ने कहा कि कितना फोर्स अप्लाई किया, हमने कहा 20 न्यूटन, तो वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, बस किस डायरेक्शन में अप्लाई किया, कहाँ अप्लाई किया, कैसे अप्लाई, तो वो चीज़ हमारा उसमें डायरेक्शन में काउंट होता है, या उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरो फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं हेड, जो ये एरो यहाँ पे ये बना हुआ है इसको बोलते हैं हेड, और पीछे वाले को बोलते हैं यहाँ पे इसको टेल बोलते हैं। ठीक है, तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। जैसे फोर्स को लिखना है, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स के ऊपर हम लोग ये एरो लगा देंगे। तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर हम ये ऐसे एरो लगा देंगे। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर ऐसे ये एरो लगा देंगे। मोमेंटम को हम लोग पी से शो करते हैं, तो मोमेंटम एक हमारे पास
वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम लोग एरो लगा देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी उन सब के ऊपर हम लोग उसको शो करेंगे वेक्टर लगा के। तो अब आगे से इस चैप्टर में हमको ध्यान रखना है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उनके ऊपर हमको एरो लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो उससे वो पता लगता है कि वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर्स जो है हमारे पास दो तरह से हैं, एक हमारे पास पोलर वेक्टर्स होते हैं, एक हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो पोलर वेक्टर्स वो होते हैं जैसे हमारे पास सिंपली कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, जैसे मान लो दोज वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे मान लो कि कोई हम लोगों का स्ट्रेट मोशन हो, लीनियर मोशन हो, ठीक है। तो जैसे फोर्स हो गया, फोर्स हमारा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, चाहे नॉर्थ में लगेगा, चाहे ईस्ट में लगेगा, कहीं भी इसी एक डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे डिस्प्लेसमेंट हमारा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, मल्टी डायरेक्शनल नहीं होगा। तो ऐसे वेक्टर्स जो मल्टी डायरेक्शनल नहीं होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और एक्सियल वेक्टर्स वो होते हैं दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, जो रोटेशनल इफेक्ट मतलब कि जहाँ पे रोटेशन होगा किसी भी चीज़ का, वहाँ पे हमारे पास जो भी टर्म्स आएंगे वो हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं। इसको हम लोग जो अभी हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो हम लोग पोलर वेक्टर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फोर्स रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, मोमेंटम रहेगा, बहुत से कॉन्सेप्ट रहेंगे। बट जब हम लोग आगे चल के रोटेशनल एक टॉपिक है रोटेशनल मोशन, तो उसमें हम लोग वहाँ पे एक्सियल वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स हैं जिनका नाम मैं ले लेता हूँ। एक टॉर्क होता है, एक एंगुलर वेलोसिटी होती है, ऐसे आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो वहाँ पे एक्सियल वेक्टर्स में आती हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कि वेक्टर की ज़रूरत क्या है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस क्यों हुई। तो इम्पोर्टेंस इसीलिए हुई कि पहली चीज़ तो ये कि मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन कॉम्पैक्ट फॉर्म यूज बाय वेक्टर। तो बहुत सारे फिजिक्स के लॉज हैं जो बहुत टिपिकल थे, उनकी मैथमेटिक्स बहुत टिपिकल थी एक्सप्रेस करना, उनको बताना, एक्सप्लेन करना। तो वेक्टर के आने से क्या हो गया कि उनका यूज़ जो हो गया बहुत इजी हो गया और उनको हम लोग बहुत अच्छे से उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन लॉज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, डेरिवेशंस कैन बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड यूज़ ऑफ वेक्टर्स। और डेरिवेशंस जो हैं, जितनी भी डेरिवेशंस थी फिजिक्स में, वो वेक्टर अप्लाई होने के बाद वो और भी सिंप्लीफाइड हो गई। वेक्टर नहीं होता था तो उससे पहले उनकी मैथमेटिक्स बहुत टफ होती थी, ठीक है। तो वेक्टर्स होने के बाद क्या हो गया कि उनकी जो डेरिवेशंस हो गई अब वो बहुत ही ईजी हो गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गई। वेक्टर्स आर यूज इन एवरीडे लाइफ टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स। और वेक्टर का सबसे बड़ा यूज़ यही है कि हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग जितनी भी बात करते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन लेफ्ट राइट जो भी है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ है, या कोई चीज़ या कोई पर्सन उस तरफ जा रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अगर हम लोग वेक्टर्स नहीं होता तो हम लोग डायरेक्शन के बारे में नहीं समझ पाते, ठीक है। जैसे सपोज़ कोई आदमी सपोज़ ईस्ट की तरफ गया और ईस्ट की तरफ वो 10 किलोमीटर से वो ईस्ट की तरफ गया। अब वो आपसे कोई पूछा सपोज़ कि वो आदमी जो मिला था वो किस तरफ गया, तो आपने कहा, तो अगर आपको ये अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप बोलते वो 10 किलोमीटर गया। अब 10 किलोमीटर किधर गया है आप उसको बता ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे, वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे। तो वो क्या होगा, फिर वो आदमी 10 किलोमीटर सारे डायरेक्शन में घूमेगा वो, ठीक है, उसको ढूंढने के लिए। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन पता होगी तो बता देंगे कि हाँ वो 10 किलोमीटर गया है बट वो इस डायरेक्शन में गया है, ठीक है। तो वो ईजिली पता लगेगा कि हाँ चलो ठीक है इस डायरेक्शन में हमको जाना है वहाँ पे। तो सिमिलरली वैसे ही अगर हमारे पास डायरेक्शन हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ईजी हो जाती हैं कैलकुलेट करने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं जो वेक्टर में आती हैं। पहले हमारे पास है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड ही बोल देते हैं। तो जैसे मान लो वेक्टर ए है कोई, ठीक है, ये एक जनरल टर्म है। तो कोई वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का जो मॉडुलस है या मैग्नीट्यूड है उसको लिखने का तरीका होगा यहाँ पे ऐसे मॉड लगा के। तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे और उसके अंदर ये वेक्टर ए लिखोगे, या फिर आप सिंपली ए लिख दोगे। तो आप चाहे ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे, दोनों सही होगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसके ऊपर एरो मतलब इस तरह मत लिख के छोड़ना, ये हमारा वेक्टर होगा बट ये मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का, ठीक है। ये वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके हैं, एक आप ऐसे लिख सकते हो, एक आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके से आप मैग्नीट्यूड को लिख सकते हो किसी भी वेक्टर के। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ए यूनिट वेक्टर में हम यहाँ पे एक कैप लगाते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग कैप लगाते हैं इसके ऊपर। मान लो कि ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा,
तो ए लिखेंगे, इसको कैप लगाएंगे, इज इक्वल टू ए वेक्टर लिखेंगे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जिसका ले रहे हैं। तो हमने देखो यहाँ पे ए यूज़ किया है, आप चाहो तो मॉड ए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने दोनों करके दिखा दिया है। आप चाहो तो ए यूज़ कर सकते हो और चाहो तो आप मॉड ए भी यूज़ कर सकते हो, दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर के निकालने के लिए। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, इस तरह से निकाला जाएगा। उस वेक्टर का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे और उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड निकाल के लिखेंगे। अभी हम आगे सिखाएंगे कि कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है और कैसे यूनिट वेक्टर निकाला जाएगा। फिर हमारे पास होता है इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर वो होते हैं वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो। जैसे मतलब वेक्टर ए ले लिया और देखो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, इस एरो की लेंथ है, ठीक है, और इस वेक्टर बी की जो लेंथ है, दोनों की लेंथ सेम है। दोनों की लेंथ सेम होने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया और दोनों एक ही डायरेक्शन में शो हो रही हैं, तो इसका मतलब डायरेक्शन सेम हो गए। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनकी वैल्यूज सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। तो इस तरह के वेक्टर्स हमारे पास हो जाते हैं, इक्वल वेक्टर्स हो जाते हैं। तो इनको हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी है यहाँ पे। फिर आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या है, वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक वेक्टर को हमने इस डायरेक्शन में शो किया हुआ है और एक वेक्टर को हमने इसका जस्ट अपोजिट में शो किया हुआ है। तो अपोजिट वाले को माइनस साइन से शो करेंगे और इसको हम लोग प्लस से शो किया हुआ है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। जैसे हमने बोला कि वैसे वेस्ट डायरेक्शन जो है वो ईस्ट के अपोजिट होती है, या कह सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट के अपोजिट है यहाँ पे। तो अगर कोई फोर्स मान लें कि 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट में लग रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो -10 न्यूटन का मतलब ये खुद शो करेगा कि वो -10 न्यूटन ड्यू वेस्ट है, वो वेस्ट की तरफ -10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोला कि -15 न्यूटन का या फिर 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बॉडी नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। तो हमने बोल दिया वेलोसिटी इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो साउथ की तरफ मूव करने लगी है वो। अगर हम डायरेक्शन नहीं भी लेंगे तो नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बता रहा है कि नॉर्थ का जस्ट अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो मतलब इसका मतलब बॉडी साउथ की तरफ मूव कर रही है। फिर हमारे पास होता है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर हैविंग देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। तो मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, ठीक है। अब देखो वेक्टर ए है, उसका पॉइंट भी यहीं पे है, और वेक्टर बी है, उसका पॉइंट भी हमारे पास यहीं पे है। दोनों वेक्टर्स का यहाँ पे पॉइंट इस तरह से। तो इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। अभी इसके बीच में एंगल भी बनता है सब। तो फिलहाल आप इतना जानो कि दो वेक्टर्स के बीच का जो कॉमन पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, वो यहाँ पे सेम हो। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, वेक्टर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। ऐसे वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, एंड आर एक्टिंग अलॉन्ग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन। बट इसमें यह है कि मैग्नीट्यूड आपका चाहे इक्वल हो और चाहे आपका इक्वल ना हो, बट आपका उनका जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो कुछ पैरेलल होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये दो वेक्टर ए और बी हैं, तो आप इनको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दोनों पैरेलल में हैं, सेम लाइन में है अलॉन्ग। यहाँ पे भी आपका वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, ठीक है। दोनों पैरेलल में है, यहाँ पे पैरेलल मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट पे है। ऐसे आपका वेक्टर ए इधर जा रहा है, वेक्टर बी इधर जा रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, बट फिर भी यहाँ पे वेक्टर्स आपके पैरेलल में हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि पैरेलल और स्ट्रेट लाइन अगर वेक्टर्स हों, पैरेलल हो और स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कॉलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखा है हम कि वेक्टर ए का जो ये लेंथ है एरो का वो छोटा है, वेक्टर बी का लेंथ बड़ा है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड हमारे क्या हो गए, अनइक्वल हो गए। बट ये पैरेलल हैं, डेट्स वाई दे कम अंडर द कॉलिनियर वेक्टर्स। ऐसे यहाँ पे वेक्टर ए एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन और इनका मैग्नीट्यूड भी छोटा है। ऐसे वेक्टर बी जो है उसका जस्ट ए का उल्टा है, बट इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। सो उससे मैग्नीट्यूड से कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं है। आपका जो मेन जो थिंग है जो देखना है वो है कि पैरेलल और स्ट्रेट लाइन में, तो ये पैरेलल में है, आपके दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल में है। या आपका अभी स्ट्रेट लाइन का मतलब ये स्ट्रेट लाइन में सेम लाइन में लाइन कर रहे हैं। फिर आपका आता है को प्लेनर वेक्टर्स। तो को प्लेनर वेक्टर्स ये होते हैं विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब जैसे मतलब सपोज ये कॉपी है हमारे पास, ठीक है। तो ये भाई कॉपी में ही दो वेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए। सपोज ये पेन है, एक ये पेन हो गया, ठीक है हमारे पास इस तरह से।
तो ये वेक्टर ए हो गया हमारे पास, इसे यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अब एक वेक्टर ये हमारे पास ए हो गया, वेक्टर ए, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर बी हमने ड्रॉ कर दिया यहीं पे, मान लिया, ठीक। अब ये ए और बी दोनों सेम, मतलब इसी पेज में तो बना हुआ है, हमने ऐसा तो है नहीं कि किसी पेज के नीचे बना दिया, पेज के ऊपर बना दिया, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे सेम पेज में बने हुए हैं, एक ही पेज में बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं सेम प्लेन, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम एक कोई वेक्टर कुछ ऐसा बना देते थे कि वो वेक्टर हमारे पास ऐसे कुछ ऐसे होता है, मतलब कि सपोज वेक्टर हमारे पास कुछ ऐसे खड़ा होता है यहाँ पे, मतलब कॉपी के प्लेन के ऊपर होता है ऐसे, इस तरह से परपेंडिकुलर होता, तब ये जो ये वेक्टर होता जो परपेंडिकुलर होता वो इस कॉपी के प्लेन में नहीं होता, ठीक है, वो प्लेन से ऊपर उठ गया है यहाँ पे, तो इस वेक्टर को हम लोग प्लेन में नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया। सो जो वेक्टर्स आपके कॉपी में सेम प्लेन में बने हुए हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक्स, वाई और जेड 3 एक्सेस होती हैं। अब अगर कोई चीज़ हमारी एक्स वाई प्लेन में बनी हुई हो, या वाई जेड प्लेन में बन सकती है, या जेड एक्स प्लेन में बन सकती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेम प्लेन बोलते हैं। अब ऐसा ना हो कि एक्स वाई में भी बनी है और एक हमारा जेड एक्सेस बन गई है, तो हमारा वो सेम प्लेन नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल, थोड़ा सा और इसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ बातें समझते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो और ये जेड एक्सिस है। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास 9-10 तक 2 एक्सिस के बारे में पढ़ा था, बट अब आज से आप लोग इसमें तीनों एक्सिस के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। तो ये 3 एक्सिस हमारे पास हैं और ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब एक्स और वाई आपस में 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, ऐसे एक्स और जेड आपस में 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, ऐसे वाई और जेड आपस में 90 डिग्री, तो तीनों आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी यहाँ पे, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, इसको बोलते हैं आई कैप, ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे आई बनाएंगे, इसके ऊपर एक कैप लगा देंगे ऐसे, तो आई यूनिट वेक्टर होता है, एक्चुअली ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप एक्ट करता है, ऑलवेज एक्ट करेगा, मतलब ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है। ऐसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑलवेज जे कैप एक्ट करेगा, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऑलवेज के कैप एक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा मत कभी कर देना कि आई कैप को जे में बना दिया, जे को के में बना दिया, तो ये चीज़ जो बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल फिक्स चीज़ है और ये कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो एक्स के साथ हमेशा आई कैप रहेगा, वाई एक्सिस अगर कहीं भी वाई एक्सिस मिलेगी तो वहाँ जे कैप रहेगा, उसके लिए जे कैप रहेगा, अगर कहीं जेड एक्सिस रहेगी तो वहाँ पे के कैप रहेगा। मतलब ये हो गया, अगर कहीं आई कैप लिखा है तो आप ये समझ जाना कि वो एक्स एक्सिस की बात हो रही है, अगर कहीं जे कैप लिखा है तो आप ये समझ जाना कि वहाँ पे वाई एक्सिस की बात हो रही है, अगर कहीं पे के कैप लिखा है तो ये आपको समझ आना चाहिए कि आपके वहाँ पे जेड एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। अब मान लिया हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ आपको मैं एग्जांपल देकर समझा देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हमने बोला यहाँ पे 2 आई कैप, मान लो यहाँ पे बोला हमने 2 आई कैप बोला हमने, ठीक है। तो 2 आई कैप का मतलब ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक्स एक्सिस पे कहीं पे 2 मार्किंग हम लोग मार्क करते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे 2 सेंटीमीटर पे है हमारे कोई वैल्यू, ठीक है। ऐसे में लिख दिया, सपोज लिख दिया 3 जे कैप लिख दिया, मतलब वाई एक्सिस, अब 3 जे कैप कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे कहीं 3 सेंटीमीटर दूरी पे है, 3 सेंटीमीटर पे। ऐसे में लिख दिया हमने, सपोज यहाँ पे 4 के कैप लिख दिया, तो मतलब कि जेड एक्सिस पे कहीं 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये मीनिंग होती है इसकी, तो आप सिर्फ आई जे और के ही आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स वाई जेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ख़त्म होता दिखेगा, अब आपको सिर्फ आई जे और के कैप के नाम से ही यहाँ पे गेस करना पड़ेगा कि कौन सी एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये जो आपके आई जे कैप होते हैं आपके ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं कि वो डायरेक्शन बताते हैं, मतलब आई कैप लिखा है इसका मतलब वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस बोला जाएगा, 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर जो भी की वैल्यू है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 3 सेंटीमीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस, 4 सेंटीमीटर अलॉन्ग जेड एक्सिस। ये इनकी मीनिंग होती है, फिजिकल मीनिंग ये समझाने तरीका है इसका, ठीक है। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पे क्वेटर में ऐसा लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई हमने कोई एक जनरल कोई फॉर्म ले लिया कि ए वेक्टर हमारे पास है, तो ए वेक्टर को हम लोग तो यहाँ पे हमारे 3 एक्सिस हो गई, 3 एक्सिस हो गई, मतलब कि हम लोग 3 वैल्यूज़ को एक साथ लिख सकते हैं कंबाइन करके। तो वेक्टर ए है,
तो इसको हमने लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को लिखा जाएगा यहाँ पे। जैसे हमने बोला यहाँ पे एक फोर्स लिया, फोर्स पता है सबको, ठीक है, तो एफ फोर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज हमने लिखा कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये बोल दिया। अब इसकी मीनिंग समझते हैं क्या है। इसका मतलब ये होगी जो फोर्स है आपका वो ये उसमें होता है न्यूटन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूटन एक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और 3 न्यूटन एक्ट कर रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग और 4 न्यूटन एक्ट कर रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये तीनों एक्सिस पे फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हमने कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप न्यूटन। अब बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 वाला टर्म है इसी को बोलते हैं आई का ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। जे का मैग्नीट्यूड 3 है, के कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, इसको लिखेंगे एफ एक्स, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एफ वाई, फोर्स अलोंग जेड एक्सिस एफ जेड। तो ये कैसे लिखा जाएगा बाद में, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इस तरह से हम फोर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, एफ वाई की वैल्यू क्या है 3 है, एफ जेड की वैल्यू क्या है 4 है। फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज़ 2 न्यूटन, फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस इज़ 3 न्यूटन, फोर्स अलॉन्ग जेड एक्सिस इज़ 4 न्यूटन। इस तरह से हम हर फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह डिनोट कर सकते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों एक्सिस लिखी हो सकता है कि यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, मतलब कहीं भी, मतलब कोई भी एक टर्म गायब भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं कि तीनों लिखा हो, बस आपको समझाने के लिए बता दिया आपको यहाँ पे इस तरह से। एक चीज़ और, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपका हमेशा प्लस साइन ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों नेगेटिव हो सकता है भी देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स पॉजिटिव एक्सिस भी होती है और एक्स नेगेटिव एक्सिस भी होती है। तो नेगेटिव एक्सिस किधर बनेगी, इधर कहीं बनेगी, ठीक है, इस साइड कहीं बनेगी इस तरह से। और ऐसे अगर वाई एक्सिस पॉजिटिव में है तो वाई एक्सिस नेगेटिव भी होगी, वो इधर कहीं बनेगी नीचे इसकी तरफ, ठीक है। ऐसे अगर जेड एक्सिस पॉजिटिव में है तो जेड एक्सिस नेगेटिव भी कहीं होगी, तो इधर कहीं बनेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव एक्सिस भी होती हैं और एक्स वाई जेड नेगेटिव एक्सिस भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव 3 लिखा है इसका मतलब कि जैसे सब वो लिखा है प्लस 2 आई कैप, इसका मतलब कि वो एक्स डायरेक्ट प्लस एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसे मान लो लिखा -3 जे कैप, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे तो है बट नेगेटिव वाई पे है, पॉजिटिव वाई पे नहीं है, नेगेटिव वाई पे वैल्यू है -3, ठीक है। ऐसे मान लो प्लस 4 के कैप लिखा है, तो ये जेड के डायरेक्शन में है तो है, बट वो पॉजिटिव जेड में है, नेगेटिव जेड में नहीं है। नेगेटिव में क्या होता है, जब माइनस है तो नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है साइन, तो उसके लिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि आप कौन से एक्सिस पे ले रहे हो, नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सिस पे। ओके, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन एक हमने है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, मतलब 4 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। ये कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर दे रखा है, किसी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका वेक्टर फॉर्म ये दे रखा है 4 आई कैप -3 जे कैप 4 के कैप। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है 4 है, प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहाँ -3 आ गया, मतलब कि यहाँ पे, और जे कैप किधर किसके लॉन्ग होता है, वाई के लॉन्ग होता है, तो नेगेटिव वाई के लॉन्ग होगा यहाँ पे। ऐसे के कैप देखो यहाँ पे, अब यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पे 1 ट्रीट होगा, इस बात को ये ध्यान रखना है। कोई नंबर नहीं लिखा है तो वहाँ पे 1 ट्रीट करेंगे। तो ये किसके लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग हो गया, पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग हो गया, ठीक है। ओके, सो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। तो इस वेक्टर को हम लोग क्या लिख लेंगे, एक कोई एज्यूम कर लेंगे, लेट, जैसे हम लोग मैथ्स में लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, तो वैसे यहाँ पे फिजिक्स में भी अब यहाँ पे वेक्टर्स आपको कोई वेक्टर टर्म दिखेगा उसको अपने आप से मान लेंगे लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है ए, जैसे हम लिखते हैं ना मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं या फिर मॉड भी लिखते हैं, तो कैसे लिख सकते हो, तो हमने ए लिख दिया। तो ए इज इक्वल टू रूट लगाएंगे पहले, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसे करेंगे। और आपको ये पता ही है कि ए एक्स ए वाई ए जेड क्या होते हैं, ठीक है, उस वेक्टर में, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था फोर्स में एफ एक्स एफ वाई एफ जेड बताया था मैंने, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ए एक्स ए वाई ए जेड, अब इस ए एक्स ए वाई जेड को यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए एक्स क्या होगा 4, ए वाई क्या होगा -3, ए जेड क्या होगा
1 प्लस 1, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ax का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर, प्लस साइन लगाएंगे यहाँ पे। फिर ay की वैल्यू क्या है, -3 है, तो ay की वैल्यू को -3 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पे। फिर az की वैल्यू क्या है हमारे पास, +1 है, +1 का होल स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 1 26, तो √26 यूनिट आ गया, ठीक है। अब हमने यूनिट क्यों लिखा है ये देखो, यहाँ पे कोई हमको पता नहीं था ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यूनिट वर्ड यूज़ करेंगे। आप लोग भी यहाँ पे यूनिट लिखिएगा। हाँ, अगर यहाँ पे सपोज हमारे पास फोर्स लिखा था हमने यहाँ पे, तो फोर्स लिखा तो हमने यहाँ पे न्यूटन लिख दिया था। ऐसे यहाँ पे वेलोसिटी होता तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख देते, ठीक है। बट अगर हमको पता ही नहीं है कि कौन सा वेक्टर फॉर्म है ये, अभी हमने यहाँ पे जनरल मान लिया कि लेट a इज इक्वल टू दिस, तो हम जब ऐसा कुछ वेक्टर दिखेगा आपको कहीं भी, तो आप कभी भी उसकी यूनिट मतलब वहाँ पे आप यूनिट लिखोगे, ठीक है, जब तक आपको किसी की यूनिट पता ना हो। अब हम इसका निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ए क्या है, यही है, ये पूरा वेक्टर ए है, पूरा वेक्टर ए ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे, ऐसे ही बहुत ईजी है, ऐसे एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग इसका मॉड निकाला था या मैग्नीट्यूड निकाला। तो मैग्नीट्यूड क्या था हमारे पास, √226, यही हमारे पास मैग्नीट्यूड है। इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या इसी को हम लोग मॉड ऑफ ए वेक्टर बोलेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। MOD मॉड ऑफ ए वेक्टर हो गया। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर को √22 अपॉन √26 कर देंगे इसको। तो बस यही आपका ए कैप हो गया। इसी को ए कैप बोलते हैं या इसको बोलते हैं ए यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ए कैप की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और उसका उसी वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से यूज़ करके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।